नमस्कार दोस्तों, साथियों, परीक्षार्थियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो देखिए, आज हम ले रहे हैं इसका मॉडल टेस्ट पेपर प्रश्न पत्र 3। उम्मीद है आपने बुक भी ले ली होगी, बहुत सारे बंधुओं ने। उसी बुक में से है ये मॉडल टेस्ट प्रश्न पत्र 3। जैसे कि आपको पता है, ई बुक मैंने डाली हुई है, आपको स्टोर से भी मिलेगी और लिंक से भी मिलेगी। चलो उसकी बात बाद में कर लेंगे। हमारे काफ़ी सारे जो है ना चाहने वाले पूछते हैं बुक कहाँ से मिलेगी, इसीलिए मैंने जिक्र कर दिया। तो देखिए, उसी बुक में से हमारा मॉडल टेस्ट पेपर प्रश्न पत्र 3 है। प्रश्न करेंगे हम इसके आज, जितने भी हमारे से आराम से हो पाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से डिक्टेट किया जाएगा। तो ध्यान से देखिए। इसके पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी का प्रथम कवि कौन है। यदि प्रथम कवि की बात करें तो अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग कवियों को प्रथम कवि माना है, लेकिन हमारे जो ये 4 ऑप्शन यहाँ नीचे दिए हुए हैं, चंद्रबरदाई, स्वयंभू, अमीर खुसरो और सरहपाद। हमारे काफ़ी सारे मित्र अमीर खुसरो कहेंगे, ऐसा नहीं है। अमीर खुसरो से पहले सरहपाद ने जो है वो हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग करके काव्य लेखन किया था, और अधिकतर लोग जो है वो सरहपाद को ही हिंदी का प्रमुख कवि मानते हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन रहेगा बी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, श्रावणाकाचार किसकी कृति है। श्रावणाकाचार शंभु, देवसेन, जोइंदू, रोड़ा। यदि हम श्रावणाकाचार की बात करें तो हमारा उत्तर देवसेन की रचना है। ये जैन कवियों में नाम आता है, जैसे बी हमारा आ जाएगा, इसका ऑप्शन बी रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, पमचर्यू। ये मिलते जुलते से नाम है, हमें इनको पढ़ना बड़ा ध्यान से है। पमचर्यू इसमें से किसकी कृति है। राम का चरित्र चित्रण है इस रचना में भी। तीसरे का उत्तर हमारा, आपको पता होगा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तब भी बात होती है इनकी। तो यहाँ पर उत्तर रहेगा हमारा सी, स्वयंभू जो है वो पमचर्यू इनकी रचना है। तो आगे देखिए, चौथा प्रश्न देख लेते हैं अगला हमारा कौन सा है। चौथे प्रश्न में 4 प्रश्न समाहित है, ध्यान से देखिए इसको। ये 4 प्रश्न हमारे क्या कहते हैं, इन सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, मुझे नहीं पता आपको ये प्रश्न इस प्रकार के अच्छे लगते हैं या नहीं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो इस प्रकार मिलान करने से हमने अब तक याद किया वो कंफर्म हो जाता है, और दूसरा जो हमारे एक प्रश्न में 4 प्रश्न कवर हो जाते हैं। तो ये बड़े अच्छे सारगर्भित प्रश्न होते हैं, इनको ध्यान से देखिए। पेपर में इस प्रकार के 1-2 प्रश्न आते हैं, लेकिन हमारा मॉडल टेस्ट पेपर में इस प्रकार के प्रश्न रखने का एक ही औचित्य है, और वो ये है कि कम थोड़े में ज़्यादा, गागर में सागर भर जाए। तो पहला प्रश्न है, सूची को सम्मिलित करने की बात होती है यहाँ पे। तो देखिए क्या है, भविष्यत कहा किसकी रचना है। पहले हमें ये देखना है, परमात्मा प्रकाश, पाहुड़ा, दोहा, संदेश राशक। आपको एक बात याद दिला दूँ, अगर आप रचनाओं के रट्टे मारोगे तो कभी नहीं याद रहेगी। आपको रचनाओं को किसी न किसी के साथ जोड़ना है, चाहे आप किसी के साथ जोड़िए, अपने के साथ जोड़िए, पराये के साथ जोड़िए, साहित्य के साथ जोड़िए, रचनाएं तभी याद रहेगी। और आप यूँ मानो कि आदिकाल जो ये राशक ग्रंथ वगैरह है, इनमें से जो ना हमारे लगभग 20-25 ऐसे ग्रंथ हैं, जिनमें से एक आधी आपको रचना कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिल ही जाती है। तो यहाँ पर पहला हमारा भविष्यत कहा किसकी रचना है, प्रश्न नंबर 4। और भविष्यत कहा की यदि हम बात करें तो धनपाल ने लिखी है भविष्यत कहा। और फिर अगला है हमारा धनपाल, यानी कि ए का बी। बी देखिए किस में आता है, ऑप्शन हमारा बी आ गया, ये यहाँ पे कर लेते हैं इसको, बी एक में ही आ रहा है। तो अगर इस प्रकार का तो मिल जाए तो बड़े जल्दी हो जाते हैं हमारे ढूंढने कि बी एक में आया है, तो इसका मतलब तो है ना ये क्या है, भविष्यत कहा बी धनपाल। और फिर दूसरे का आ गया हमारा, दूसरे का परमात्मा प्रकाश किसकी है, परमात्मा प्रकाश दूसरे का आ गया हमारा सी, जो इंदु की है। और संदेश राशक अब्दुल रहमान की है, ये तो आपने बड़े अच्छे से याद करा। और पाउडा दोहा राम सिंह का है, यानी कि ये हमारा जो है ना भविष्यत कहा ये है, ये यहाँ धनपाल से जुड़ जाएगा। परमात्मा प्रकाश जो इंदु से जुड़ जाएगा, संदेश राशक अब्दुल रहमान से जुड़ जाएगा, पाहुड़ा दोहा राम सिंह से जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार मतलब 1 का बी, 2 का सी, 3 का जो है वो डी, और 4 का ए का बी, सी, डी, ए। तो हमारा ऑप्शन 4 रहेगा इसका। आप एक बात अभी मैं कह रही थी, किसी न किसी चीज़ से जोड़ के रखिए। जैसे मैंने अभी तुम्हें आपको बताया कि भविष्यत कहा किसकी रचना है, धनपाल की है। आप यूँ मान लीजिए कि हम जैसे भविष्य की बात करते हैं तो किसी ऐसे कोई धनी लोग होते हैं, वो जल्दी अपना भविष्य कहीं ना कहीं से जानने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार इससे जोड़ लीजिए तो आपको ध्यान रहेगा। परमात्मा प्रकाश जो इंदु की है, इंदु प्रकाश, इंदु देख लीजिए, इंदु मतलब चंद्रमा, चंद्रमा मतलब प्रकाश देता है, प्रकाश मतलब इससे परमात्मा प्रकाश जोड़ लोगे तो याद रहेगा हमेशा।
संदेश राशक अब्दुल रहमान की। संदेश राशक तो आपने जनरल नॉलेज में भी कई बार आती, बहुत बार रटी भी होगी। अब्दुल रहमान की रचना। अब्दुल रहमान ने संदेश भेजा, किसको भेजा? उन्होंने जो ना रहमान यानी कि राम के पास संदेश भेजते हैं हम, इस प्रकार करके कर लीजिए किसी ना किसी तरह याद। पाउडा दोहा राम सिंह की है। राम सिंह जो है ना वो अपना पाउडा दोहा किसी प्रकार किसी से भी जोड़िए आप, अपने इष्ट से जोड़िए, अपने मित्रों से जोड़िए। इस प्रकार अगर आप जोड़ के याद करोगे तो कभी नहीं भूल पाओगे उसको। तो चलिए आगे हम 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है 5वां प्रश्न हमारा? 5वें प्रश्न में इसमें से राजस्थानी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? जब हमने शौरसेनी हिंदी के विकास की 5 जो हमारी चरण थे, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मगही, मैथिल पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, 5 भागों में हमने पढ़ी थी, आपको याद हो तो यहाँ राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती? मारवाड़ी राजस्थानी की है, मालवी भी राजस्थान की है, जयपुरी भी राजस्थानी की। जयपुरी के कई नाम हैं, हाड़ौती जो न सेवाती में काफ़ी सारे नाम हैं इसके। मालवी के भी 2 नाम हैं। ये मैंने बुक में बिल्कुल डिटेल में दिया हुआ है, अगर आप बुक पढ़ोगे तो। एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आप बुक लेते हो तो उसका लॉन्ग रन में ही फ़ायदा होगा, नेट की तैयारी में भी आपको काम आएगी, स्क्रीनिंग में भी काम आएगी। वो सिर्फ स्टैट के लिए नहीं है। वो बुक मैंने बड़े एक यूँ लगा लो कि नोट्स है वो बुक पूरे में से सार निकाल के बनाई हुई है। और उसमें अगली जो अपडेट आएगी उसमें 2-4 चैप्टर और जोड़े जाएंगे जो किसी कारण से उसमें जुड़ नहीं पाए थे, तो वो और आपको अपडेट में मिल जाएगा। उसके पुस्तक के जो ना अलग अलग आपके पार्ट है, ज़रूरी नहीं आप सारी पुस्तक देखो, क्योंकि मैं ये बार बार इसलिए कह रही हूँ कि मैंने अगला पेपर जितने भी करवाने हैं उस पुस्तक के अकॉर्डिंग ही करवाने हैं। क्योंकि अगर आप इस बुक में से इतना कुछ कर लेते हो ना तो कोई ताकत नहीं है कि आपके 60 नंबर में से 40-50 के करीब ना आए। बहुत सारी चीज़ें कवर की गई है उसमें से। कुछ एक चीज़ें हैं हमारी जो अगर 60 का 60 इसमें से आता है तो उसमें इतना आएगा। अगर हमारा कवर होता है 40, क्योंकि कई बार 10-15 नंबर की ग्रामर हो जाती है, तो आप चलो कि 80% 90% कवर कर देती है। अगर एक बुक 80% कवर कर देती है और उसमें से हम 60 भी कराते हैं तो समझो हम आसपास लग जाते हैं। तो इसलिए ये बात हो रही है, बार बार हम इसको करेंगे। अगर आपने बुक पढ़ी हुई तो जल्दी ध्यान में आएगा। इसमें से राजस्थानी हिंदी की बोली की कौन सी नहीं है? मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, तीनों है तो कौन सी नहीं है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन रहेगा सी, मगही नहीं है। मगही मैथिली भोजपुरी ये बिहारी की है, मगही बिहारी हिंदी के अंतर्गत। चलिए 6ठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आल्हा खंड के रचयिता कवि कौन है? चार्ल्स इलियट, कर्नल डॉड, जगनिक, दलपति विजय। आल्हा खंड की यदि बात करें तो हम जो है ना यहाँ पर बात करते हैं, जगनिक ने लिखा है आल्हा खंड। आल्हा उदल की कहानी, वीर रस का एक जो है हमारा रासो है आल्हा खंड, तो ये है जगनिक की रचना, सी ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद आगे देखिए, इनमें से कौन सी कंठे ध्वनि नहीं है? आपको नहीं वाले प्रश्न पेपर में भी बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। कई बार हम जल्दबाजी के चक्कर में नहीं पढ़ते और फटाफट से गए देखा और आपने गए पे टिक मार कर गए का गोला काला कर दिया और बाद में देखा कि भाई ये तो हो गए भी कंठे था, डे भी कंठे था, ये तो गलत हो गया, तो हो गया तो हो गया, वो गया वो हमारे हाथ से निकल जाता है। तो इसलिए नहीं वाले जो प्रश्न हैं उनको आपको बड़े ध्यान से अटेम्प्ट करना है। कंठ ध्वनि, कवरक जो है हमारा क ख ग घ ड़ सारा हमारा कंठ से निकलता है। ये जो ना उच्चारण का जो एक व्याकरण की अलग से वीडियो बनाई हुई है उसमें बताया हुआ कैसे आप पहचानोगे। हम यहाँ से शुरू हो जाते हैं और बाहर की तरफ आते जाएंगे। कंठ, फिर हमारा जो न तालु यानी कि ऊपर का जो हमारा भाग होता है, फिर हम मूर्धन्य पे आते, फिर दंत पे और फिर दंत मूल से, फिर ओष्ठ से, ऐसे करके सारे स्पर्शी व्यंजन पहचानना बड़ा आसान होता है। तो इसका उत्तर हमारा है वो क्या रहेगा, यानी कि कवरक तो सारा कंठे में ही आता है, तो ध इसका डी ऑप्शन रहेगा। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 8वां प्रश्न क्या कहता है हमारा, हिंदी प्रदीप के संपादक, पत्रिका है हिंदी प्रदीप जो है ना, हिंदी प्रदीप पत्रिका है, इसका जिक्र मैंने बहुत किया है और मेरे बहुत ही अच्छे निबंधकार है, बहुत अच्छे लेखक हैं, मुझे इनके निबंध काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। बालकृष्ण भट्ट, इन्होंने 1000 के करीब निबंध लिखे हैं और 33 सालों तक इन्होंने हिंदी प्रदीप जो ना पत्रिका चलाई थी। धन अभाव में भी इन्होंने पत्रिका चलाई। और बालकृष्ण भट्ट, इसका डी ऑप्शन रहेगा। इनका नाम निबंध लेखकों में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी न किसी तरह उनको जो है ना सहयोग देते रहे। और हिंदी प्रदीप इनकी जो है वो पत्रिका थी जो काफ़ी चर्चित रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में कुशल है, यह कथन किसका है?
यानी कि इसका प्रयोग तो हम अपने आम दिनचर्या में भी कर देते हैं, लेकिन ये कही किसने है। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो तो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी यथार्थवादी और गाँव की बात जो स्थानीय उसमें ज़्यादा विश्वास रखते थे, तो इस प्रकार की कहावतें ज़्यादातर वहीं देखने को मिलती है। तो इसका ऑप्शन हमारा ए रहेगा, ए उत्तर है इसका। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है, मतलब 3 तो सही है। जयशंकर प्रसाद की रचना झरना है, बिल्कुल सही है ये, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद अगला देख लीजिए क्या है हमारा, अगली रचना क्या है। वो कहता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका, अनामिका, परिमल, ये सारी जो है किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ये भी ठीक है। उसके बाद अगला कहता है सुमित्रानंद पंत का साकेत है और महादेवी का निर्जा। निर्जा भी महादेवी की रचना है बिल्कुल, लेकिन साकेत पंत का नहीं है। साकेत मैथिलीशरण गुप्त का है, अगर हमें याद है तो इसलिए हमारा इसका उत्तर आएगा सी, पंत। पंत प्रकृति के चितेरे भी कहा जाता है पंत को, सुकुमार कवि कहता है, कोमल हृदय कवि कहा जाता है। इस प्रकार पंत के बहुत सारे नाम हैं। आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कौन सा युग्म असंगत है। फिर 4 प्रश्न आगे हमारे, और ये देखिए यहाँ पर जितने भी लेखक हैं ये हमारे किसी न किसी रूप से एनसीईआरटी की बुकों से भी जुड़े हुए हैं, तो इसको बड़े अच्छे से ध्यान से करोगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। 1 सही है, 3 गलत है। विषाद मठ किसकी रचना है। विषाद मठ के लेखक का नाम उपन्यास है। ये विषाद मठ जो है मैं बता दूं आपको, हमारे आंचलिक रचनाकार जिन्होंने कब तक पुकारू जैसे उपन्यास दिए उन्हीं का उपन्यास है विषाद मठ भी। ये शांति निकेतन बंगाल विभाजन पर आनंद मठ से प्रभावित होकर लिखा गया विषाद मठ, और इसके लेखक है रांगे राघव। ठीक है। उसके बाद सुहाग के नुपुर की यदि बात आती है तो सुहाग के नुपुर है अमृतलाल नागर का, जो ऊपर लेखक है हमारे वो अमृतलाल नागर। निर्मल वर्मा वे दिन एक चिथड़ा सुख लालटेन की छत, ये सारी रचनाएं निर्मल वर्मा की है। तो वे दिन जो है +2 के सिलेबस में है, निर्मल वर्मा वे दिन, ये उनकी रचना है निर्मल वर्मा की, तो इसका सी ऑप्शन है। 1 इंच मुस्कान जो है महादेवी वर्मा की है, तो ये भी यहाँ पे गलत है, कमलेश्वर भी, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। ये युग्म संगत सही है, यानी कि लेखक और उसकी रचना उनके आमने सामने सही लिखी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वें प्रश्न में क्या कहता है। रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमें देखना है आरोही क्रम में रचना काल पहले कौन सी लिखी गई और बाद में कौन सी लिखी गई। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्वाह, अनामदास का पोथा। अब इनमें अगर हम देखें तो चारों रचनाओं में बाणभट्ट की आत्मकथा जो है 12वें का, ये सबसे पहले लिखी गई थी, और ये सबसे पहले चारों में और किसी में भी नहीं दे रखी है, ए में दे रखी है। तो चलिए जी हमारा ऑप्शन तो हो गया ए, 1 से ही मिल गया। बाणभट्ट की आत्मकथा सबसे पहले लिखी थी, और बाणभट्ट की आत्मकथा जो है हमारे लेखक ने कब लिखी थी, 1946 में लिखी थी, यानी कि आज़ाद भारत, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उससे 1 साल पहले की है, यूँ लगा लो। उसके बाद चारूचंद्र लेख, क्योंकि ऑप्शन हमारा पहले 1 में ही है बाणभट्ट की आत्मकथा, तो यही ऑप्शन है हमारा। और चारूचंद्र लेख की यदि हम बात करें तो ये उन्होंने लिखी 1963 में चारूचंद्र लेख। अनामदास का पोथा की बात करें तो ये 1976 में लिखा गया, और पुनर्वाह की यदि बात करें तो 1973 में। यानी कि ये अगर रचना काल की दृष्टि से यदि हम देखें तो ए ऑप्शन रहेगा। बाणभट्ट की आत्मकथा सबसे पहली रचना थी इनकी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की है मित्रों ये सारी रचनाएं, बहुत बड़े लेखक हुए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के भाई थे। और उसके बाद अगला देखिए, रचना काल की दृष्टि से आरोही क्रम में फिर हमारा 4 वाला प्रश्न आ गया, प्रश्नोत्तर आ गया, पहले कौन सी लिखी गई, बाद में कौन सी लिखी गई। यदि उत्तर की यदि हम बात करें, इनमें सब की बात करें तो प्रिय प्रवास सबसे पहले लिखा गया था, तो प्रिय प्रवास है 2 में, यानी कि कामायनी एक तो हो गया हमारा सी में और एक हो गया ए में। ठीक है, तो प्रिय प्रवास की सबसे पहले लिखा गया, और उसके बाद लिखा गया हमारा अगली रचना है साकेत, और पहले में है कामायनी। कामायनी तो 1935 में लिखी गई थी, और साकेत लिखा गया था 1931 के आसपास, हाँ 1931 में लिखा गया था साकेत, तो इसलिए साकेत पहले आएगा। तो उत्तर हमारे पास उपलब्ध हो गया है, 1935 में कामायनी थी, और लोकायतन तो बाद का है, तो सी इसका ऑप्शन हो गया हमारा सी। 13वें का ऑप्शन रहेगा सी। आगे चलिए, प्रिय प्रवास, कामायनी, साकेत, लोकायतन, ये सारी रचनाएं हम रचना काल की दृष्टि से देखें तो इन सब में प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला ग्रंथ भी जिसको कहा जाता है। आगे चलिए, इन सूचियों को सम्मिलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर 4 वाला प्रश्न आ गया हमारा, एक प्रश्न में 4 प्रश्न है।
कैसे है? बीसलदेव रासो किसकी है रचना? अगर हम इनको देखें, यही आ गई आदिकालीन रचनाएं, मैंने आपको कही थी 15-20 एक रचनाएं हैं, उनको अगर अच्छे से याद करते हैं हम तो हमारा एक आधा प्रश्न तो कवर हो ही जाता है। उसमें बहुत बार आता है पेपर में, कभी कभार ऐसा होता है ना टच किया जाए। तो बीसलदेव रासो जो है वो नरपति नाल्य है, पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रवरदाई का, और खुमान रासो दलपति विजय का, और परमाल रासो जगनिक का। ये इस प्रकार रचनाएं हैं। तो बीसलदेव रासो किसकी? बीसल सिट्टी किसने मारी, यानी कि बीसल इंग्लिश में अगर करें हम तो नर मनुष्य ही बजा सकता है, पशु तो बजा नहीं सकते। तो इस प्रकार जोड़ लीजिए, इससे नरपति हो गया, नरपति नाल्य। पृथ्वीराज रासो का तो चंद्रवरदाई है, ये तो हमें बिना याद करे भी शायद अच्छे से याद होगा क्योंकि एमए के सिलेबस में भी था। खुमान रासो दलपति विजय का है। देखिए दलपति हमारे यहाँ हरियाणा में तो दलिया बनता है भाई, और दलिया कई लोग खुमान लगा के भी बनाते हैं अच्छे से बंद करके, ताकि सीजदार है वो आरम है। तो इस तरह करके इसको याद कर लीजिए, दलपति विजय खुमान रासो ऐसे हो जाएगा। और फिर परमाल रासो जगनिक। अब सब दूसरों की, परम मतलब दूसरे कौन है? दूसरे तो संसार वाले ही होते हैं, संसार में जगनिक जुड़ गई चारों रचनाएं। और अगर इस तरह याद कर लोगे तो कभी नहीं भूल पाओगे, सपने में भी। याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये तो मैंने अपने तरीके से बताया, आप अपने तरीके भी बना सकते हो। तो इस प्रकार 4 हमारे प्रश्न हो गए, 4 रचनाएं अच्छी पक्की हो जाएगी अगर करोगे तो हमारा उत्तर जो है वो क्या था? ए का बीसलदेव रासो, ए का सी था। ए का सी किसमें है? ये बी में, बी ऑप्शन आ गया हमारा, तो हाँ इसका उत्तर रहेगा ये। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए, कौन सी रचना है, क्या है अगला प्रश्न हमारा। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, जो भी हमारे नए बंधु आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों के पास भेज दे ताकि उनका भी भला हो जाए। क्योंकि मैंने कोशिश की है न एक एक मोती चुन चुन के इसमें लगाने की, और आपके सहयोग से ही ऐसा हो पाया। क्योंकि आपका जो प्रोत्साहन, सहयोग, जो इतना प्यार मिल रहा है, तो मेरा भी मन करता है कि आपकी कुछ मैं हेल्प कर पाऊँ। और यकीन मानिए आप लगातार लगे रहिए बिना रुके। अगर आप दिन प्रतिदिन समय बांध कर काम करते हैं तो ज़रूर आपका स्टेट क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता स्टेट पास करना कोई बहुत इतना बड़ा अवरोध है। बस ज़रूरत है हमें निरंतर प्रयास की और काम करने की। तो चलिए देखते हैं हमारा मॉडल टेस्ट पेपर 3 का 15वां प्रश्न। मनहु का शशि भान कला 16 के बनिए, पाल बस 22 शशिता समीप अमृत रस पिनिए। ये पंक्तियां किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? 15वां प्रश्न हमारा। अब काव्य ग्रंथ की यदि बात करें, मनहु का शशि भान कला 16 के बनिए। शशि भान थोड़ा टूटी फुट्टी सी भी अगर ध्यान कर लोगे आप तो थोड़ी थोड़ी ध्यान आएगी आपको। ये रचना जो है ये किसकी है, ये कहाँ से ली गई है? तो ये पृथ्वीराज रासो की पंक्तियां हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई जी ने जो लिखा था उसकी रचना है। पृथ्वीराज जी का वर्णन यहाँ पे किया है, जिसमें पृथ्वीराज के जीवन के बारे में है और उनकी जो संयोगिता पत्नी थी उसके बारे में है। महाग्रंथ, वृत्त ग्रंथ, एक बहुत छोटा, एक मध्यम, 3 प्रकार के ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, उसी में से ली गई है पंक्ति। तो इसको तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी किसी को जोड़ के, क्योंकि पंक्तियों का कोई और छोर नहीं है, वो तो आप सतत प्रयत्न से ही पता लगा सकते हो। मुख्य कुछ पंक्तियां हम देख सकते हैं और इतनी पंक्तियां याद करना असंभव है, लेकिन जो मुख्य होती है दरअसल पेपर में वही दी जाती है। तो उसके बाद 16वां प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। इनमें से कबीर की जन्म तिथि क्या है? कबीर जी के बारे में पूछा गया है, उनकी जन्म तिथि के बारे में पूछा गया है। 16वां प्रश्न हमारा 1398 ईस्वी, 1455, 1450 और 1375। देखिए 1400 तो है नहीं, हमें पता है, हम 1398 और 1375 में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कबीर की जो जितने भी निकलते हैं अनुमानित, उनके अनुसार अगर आसपास बैठती है तो 1398 ईस्वी मानी गई है। अधिकतर विद्वान 1398 ईस्वी मानते हैं कबीर का जन्म। उसके बाद इनमें से गुरु नानक जी का जीवन काल क्या है, यानी कि कब उनकी मृत्यु हुई थी और कब उनका जन्म हुआ था? भक्तिकालीन कवि है गुरु नानक, निर्गुण भक्त कवि है गुरु नानक जी भी, जिन्होंने जो सिख धर्म की स्थापना की थी। यदि हम बात करें तो 1460, 1450, साढ़े 1400 है, तो 1469 से लेके और 1528 ईस्वी तक 1538 ईस्वी तक उनका जन्मकाल रहा। 1469 में वो जन्मे थे और 1538 में उनकी मृत्यु हो गई। तो बी ऑप्शन इसका उपयुक्त रहेगा। 17वें का बी, बाजी ये 18वें पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ली नहीं है, शुक्ल है ये, यहाँ पर ये जो है ये गलती से ली टाइप हो रहा है, शुक्ल है। इनमें से किस सूफी काव्य परंपरा का पहला कवि माना है? किसे?
इनमें से किसे आएगा यहाँ पे, इसे किसे कर ले। सूफी काव्य परंपरा का पहला कवि कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। 18वें प्रश्न का कुतुब्बन मंजन नूर मोहम्मद जायसी। कुछ लोग मंजन को मानते हैं, लेकिन यदि रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो वो कुतुब्बन को मानते हैं सूफी परंपरा का पहला कवि, तो ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, 19वां प्रश्न देख लेते हैं। 19वां प्रश्न क्या कहता है हमारा, चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है? चंद छंद वर्णन की महिमा, जिसको हम कहते हैं कि हिंदी साहित्य का ये पहला, खड़ी बोली का एक पहला जो ना प्रमाणिक ग्रंथ मिलता है, कुछ इस प्रकार की बात हमने की थी। और बुक में और दूसरे चैप्टर में भी मैंने आपको डिटेल में ये बात करवाई हुई है कि चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है और ये किस प्रकार की, किस पे लिखी गई थी। यदि 19वें की बात करें तो हम गंग कवि जो है, इसके बी ऑप्शन आएगा, गंग कवि की रचना है। आज देखिए 20वां प्रश्न क्या कहता है, इन लेखकों में से कौन आगरा का रहने वाले गुजराती ब्राह्मण था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका मैंने जिक्र भी एक जगह किया है जब मैंने हिंदी साहित्य का, हिंदी भाषा का विकास करवाया था एक वीडियो में। आप पुरानी वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए क्या है, इन लेखकों में से कौन आगरा का रहने वाला गुजराती कवि था तो आगरा में रहता था, लेकिन था वो गुजराती। लल्लू लाल, सदल मिश्र, लक्ष्मण सिंह या कोई नहीं। 20वें प्रश्न की यदि बात करें तो लल्लू लाल जी थे जो आगरा के रहने वाले गुजराती कवि, गुजराती ब्राह्मण थे, कवि नहीं है, सॉरी ये बोलने में थोड़ी वो होगी, वो गुजराती ब्राह्मण थे और रहते थे आगरा में, तो ये ए आ जाएगा इनका। लल्लू लाल का जिक्र आया था, फोर्ट विलियम कॉलेज की जब बात हुई थी तो लल्लू लाल का भी जिक्र आया था वहाँ पे। सदादर्श के संपादक का नाम बताइए। सदादर्श पत्रिका है और इनके संपादक का नाम लाला श्रीनिवास दास। हाँ बिल्कुल, सी ऑप्शन रहेगा, सदादर्श श्रीनिवास दास की जो है वो है, सी ऑप्शन है इसका, 21वें का सी। उसके बाद 22वें का देख लेते हैं। 22वां क्या है हमारा, सदादर्श पत्रिका थी, इसके बारे में भी हमने पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा था जब सदादर्श की भी बात की थी। तप्ता संवरण नाटक के लेखक कौन है? तप्ता संवरण किसकी रचना है, यानी कि 22वां प्रश्न हमारा, तप्ता संवरण भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट की भी नहीं है। अब रह गया ऑप्शन हमारा बी और सी, और इसमें से बी लाला श्रीनिवास दास का है तप्ता संवरण, बी ऑप्शन आएगा। 23वें का ये हमारा 23वां प्रश्न किसी कारण से टाइप नहीं हो पाया, जिस भी टाइपिस्ट ने हमारे किया तो छोड़ दिया इसको, तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि प्रश्न कौन सा था हमें पता नहीं है यहाँ पे। 24वें की बात कर लेते हैं हम। 24वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब 24वां प्रश्न फिर हमारा 4 उसका आ गया कि कौन कौन सी पंक्तियाँ किसकी सन, ये जो ना काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। तो इसमें देखिए पहला आता है हमारे, जागो फिर एक बार, अलग है इष्ट अंत अनमोल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, वेदना तू भी भली बनी। अगर आप मधुर मधुर मेरे दीपक जल अगर 6ठी 7वीं 8वीं या किसी भी क्लास को तो आप पढ़ाते हो, तो कहीं ना कहीं इसकी जो है पहले एक रचना, अब तो नहीं है, सिलेबस से हट गई है वो, पहले पता नहीं कौन सी 8वीं 9वीं तक कौन सी क्लास में थी, मैंने भी पढ़ाई है एक आध बार बच्चों को ये, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये महादेवी वर्मा की है, सी का ऑप्शन है। यदि हम ले नीचे इसके कूट देख लेते हैं, सी में महादेवी वर्मा 2 आ जाएगा। आप यूं करके देखो, जब हमें सारी पंक्तियों का पता नहीं है तो एक आधी का भी पंक्ति का पता होता है, तो हम उसको एक बार ढूंढ लें। अब देखिए एक से ही हमारा उत्तर मिल गया, हमें कई बार तो नहीं मिलता लेकिन यहाँ मिल गया, यानी कि पहले का 3 है, पहले का 3 पहला देख लेते हैं क्या, जागो फिर एक बार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की इस प्रकार बहुत कविता है, जागो फिर एक बार, जैसे कि उन्होंने एक हमारे सिलेबस में है बादल राग, उसमें भी उन्होंने एक बार ये बात कही है, जागो फिर एक बार, सत श्री अकाल भाल अनल धक धक कर जरा, इस प्रकार करके उन्होंने इस पंक्ति का जिक्र किया है। तो पहले का तीसरा हो गया हमारा। उसके बाद वेदने तू भी भली बनी, ये जो है हमारा, यदि इन सारे कवियों की बात करें तो फिर देख लीजिए बी ऑप्शन था हमारा इसका। तो तीसरे का रहेगा चौथा पंत, और 24वें का बी, ठीक है, और बी का नहीं, बी का रहेगा चौथा, बी मतलब अलग है इष्ट अंत, इसका चौथा पंत, और वेदने तू भली, डी का ऑप्शन का हमारा एक रहेगा, यानी कि मैथिली शरण गुप्त। इस प्रकार करके हमारा इसका ऑप्शन ये आ जाएगा, सॉरी ये बी ऑप्शन आ जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी कर रहे थे हम हमारा प्रश्न पत्र नंबर 3 जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसका, और प्रश्न नंबर है हमारा ये 25वें प्रश्न पे देखिए हमारा क्या है, सूची से मूलन का है, ये अलंकारों से संबंधित है।
अलंकारों का एक विस्तार पूर्वक वर्णन करके मैंने आपके लिए वीडियो डाली हुई है, तो वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। विस्तार पूर्वक बड़े ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से समझाया हुआ है कि अलंकारों की हम पहचान कैसे करें और कैसे देख सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ें, अगर आप नए हमारे दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें, अपने बंधुओं को, मित्रों को, अपने जानकार को शेयर करें, क्योंकि आपके प्रोत्साहन से ही आगे बढ़ने का दिल करता है और इसी कारण हमारा चैनल जो है आगे बढ़ रहा है और आपका आशीर्वाद प्यार बना रहे। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, इसमें कौन सा अलंकार है? दूसरा है अंबर में तारे मानो मोती अनगिन, मनो मानो जनो जानो मन हूँ जन हूँ जो। जब इस प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि संभवतः है जब हम करते हैं तो आता है, और जब संभावना आ जाती है तो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, यहाँ पर बेनी बेनी 2 बार आया है। देखिए यहाँ पे हमारा एक तो बेनी ये है और एक बेनी ये है। कहे कवि बेनी, बेनी प्रसाद कवि का नाम है, बेनी ब्याल की चुराई लेनी। अब यहाँ पर एक बेनी तो हमारा है वो क्या है? कवि है। ये बेनी तो हमारा कवि है और ये बेनी जो है ये है हमारा चोटी। एक बेनी कवि है और एक बेनी चोटी है, तो 2 अर्थ हो गए। जब 2 अर्थ होते हैं तो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। यानी कि इधर आ जाइए चौथे पे, पहले का यमक। अंबर में तारे मानो मोती अनगिन, अब मानो संभावना दिखा दी तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, यानी कि दूसरे का 5वां, बी का 5वां आ गया। मुख मयंक सम मनु मंजू मन पोहर, अब यहाँ पर सम मन उपमा जब दी जाती, सा से सी सम भांति जैसा सरिस तुल्य, जब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आ जाता है कहीं भी तो हमारा अलंकार होता है उपमा। और फिर सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, यहाँ सुबरन तो एक बार आया है और इसके अर्थ कवि व्यभिचारी और चोर। कवि के संदर्भ में सुबरन मतलब अच्छे वर्ण, व्यभिचारी के संदर्भ में सुबरन मतलब सुंदर नारी, और चोर के संदर्भ में सुबरन मतलब सोना। तो इसका जो है हमारा जब एक आए और बहुत सारे अर्थ, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता चिपकना, एक ही के बहुत सारे अर्थ, इसके 3 अर्थ चिपके हुए हैं यहाँ पे, तो इस कारण ये हमारा श्लेष अलंकार बन गया। तो इस प्रकार देखिए ये हमारा पहले का क्या बना? चौथा, दूसरे का जो है 5वां, 4 5, और फिर तीसरे का जो है हमारा 1, 4 5 1 2। इस प्रकार कौन से हैं हम देख लेते हैं। 4 5 1 2, तो इसका उत्तर जो है हमारा वो क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा 4 5 1 2, यानी कि डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़िए, क्या है आगे देखते हैं हम। स्थापना और तो बड़ा गड़बड़ सा काम है। अगला हमारा स्थापना और तर्क। एक तो स्थापना है, मतलब एक कारण है, और एक उसका तर्क है। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते, क्योंकि आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन शक्ति एवं पर्यालोचन शक्ति की आवश्यकता होती है उसका अभाव इनमें था, यानी कि सभी आचार्य के कोटि में नहीं आते। दूसरा है एक दोहे में पर्याप्त लक्षण, 26वां प्रश्न हमारा, एक दोहे में पर्याप्त लक्षण देकर ये रीतिकालीन कवि उदाहरण देने में प्रवृत्त हो जाते थे। बिल्कुल ठीक है। परिणामतः अलंकार आदि स्वरूप का ठीक ठाक बोध नहीं होता, अतः वे नीरे कवि ही है। अब देखा जाए तो सारे तो आचार्य नहीं है, तो पहला एक कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा जो है इसके देख लेते हैं उत्तर क्या है। ए और आर गलत है, और आर गलत है, ए सही है और आर अंशतः सही है। अब यह अलंकार आदि स्वरूप का ठीक ठाक बोध नहीं होता है तो वे नीरे कवि है। हाँ बिल्कुल है ये, तो ए और आर दोनों सही है। 26वें का उत्तर हमारा रहेगा, ये रहेगा, क्या रहेगा? 1। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। ये फिर हमारा स्थापना वाला और तर्क वाला आ गया। फिर इसमें क्या कहता है 27वां प्रश्न, प्रेमचंद पूर्व लिखे गए उपन्यास प्रधानतः सुधारवादी एवं उपदेशवादी प्रवृत्ति से परिचालित थे, उनका प्रधान उद्देश्य मनोरंजन था। ये लाइन कई बार पूछ भी ली जाती है कि ये कब के अलंकारों उपन्यासों में थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है।
अब देखिए, तो ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है और पूछ भी ली जाती है तो स्वाभाविक है, ए तो सही है ही हमारा, यानी कि ए में तो कोई डाउट नहीं है। अब तर्क क्या है इसका, देखिए तर्क क्या कहता है। यह हिंदी उपन्यास का प्रारंभिक चरण था तथा सभी उपन्यास कला अपनी शैशवावस्था में ही थी। इस काल के उपन्यासकारों ने उपन्यास को जीवन की विविध समस्याओं से जोड़ दिया। उक्त कथनों के आलोक में हमें देखना है, ए सही है और आर आंशिक सही है, बी उत्तर रहेगा इसका, क्योंकि जीवन की विविध समस्याओं से जोड़ दिया, ये ठीक है। आंशिक सही इसलिए कहा है इसको कि देखिए सभी उपन्यास कला अपनी शैशवावस्था पर थी, ये तो ठीक है। इस काल के उपन्यासकारों ने उपन्यास को जीवन के विविध समस्याओं के साथ साथ दूसरों में वर्णन किया है, तो इसलिए इसको हम आंशिक सत्य कहेंगे, यानी कि ए सही है और आर आंशिक सत्य है, बी उत्तर रहेगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 28वें प्रश्न पर। फिर स्थापना और सूफी कवियों के ने भारतीय घरों में प्रचलित ऐसी कथाओं को अपने काव्य का आधार बनाया जो लोकप्रिय प्रेम कथाएं थी। इनके माध्यम से उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। तर्क क्या, सूफी काव्य मसनवी शैली में लिखे गए हैं, किंतु उनमें प्रेम का लौकिक स्वरूप ही है, अलौकिक स्वरूप ही है, लौकिक नहीं है। अब यहाँ पर हमारा 28वां प्रश्न पूछा गया है, क्या सही है इसमें। अब यहाँ पर भी अगर देखें तो देखिए सूफी काव्य मसनवी शैली में तो लिखे गए हैं अधिकतर, किंतु उनमें प्रेम का अलौकिक रूप ही है, लौकिक रूप नहीं है। हम इस बात को, अलौकिक तो है ही है लेकिन लौकिक रूप नहीं मिलता, इसको नकार नहीं सकते, तो इसलिए हमारा आधा सही आधा गलत, इसको पूर्ण रूप से सही नहीं कहेंगे, तो इसका उत्तर भी हमारा क्या रहेगा, ए सही है और आर आंशिक है, हमारा सी रहेगा। जब हमें एक कथन के बारे में पता चल जाता है वो सही है या गलत है, तो फिर दूसरे कथन को ये देखिए कि वो उसी संदर्भ में है या नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, 28वां प्रश्न हमारा, काव्य कला तथा अन्य निबंध किस निबंधकार का निबंध है। काव्य कला तथा अन्य निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 29वां प्रश्न हमारा, और इसका देख लेते हैं हम किसका है ये। इलाचंद्र जोशी का नहीं है, जनेंद्र का, अज्ञे का, जयशंकर प्रसाद का। 29वें प्रश्न का उत्तर हमारा जयशंकर प्रसाद ही रहेगा, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद जी का ही है, तो इसका उत्तर ऑप्शन रहेगा जयशंकर प्रसाद, 29 का बी। उसके बाद 30वां देख लीजिए, श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी कृति है, किसकी रचना है श्रृंखला की कड़ियाँ। तो रघुवीर सहाय, कुबेरनाथ राय, अज्ञे, महादेवी वर्मा। श्रृंखला की कड़ियाँ जो है महादेवी वर्मा की रचना है, सी ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद है कुटज निबंध किस वर्ग में आएगा, यानी कि किस प्रकार का निबंध है कुटज। 31वां प्रश्न हमारा, कुटज निबंध किस प्रकार का निबंध है देख लेते हैं हम। विचारात्मक, वर्णात्मक, ललित निबंध और समीक्षात्मक। तो ये कुटज जो है ये ललित निबंध है, महावीर प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित, ये है हमारा सी ऑप्शन आएगा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए 32वां प्रश्न, पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के रचयिता कौन है। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो यहाँ पर पूछा हमारा कि ये किस इसके कवि का नाम है, या तो आपको पता ही होगा, एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, जिनको राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं हमारे, तो वो डी ऑप्शन रहेगा, माखनलाल चतुर्वेदी। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, लेखक का नाम ही बताना है हमने। कई बार इसमें ये भी पूछ लिया जाता है, उसने कहा कहानी में किस प्रकार के प्रेम की व्यंजना है, अशरीरी प्रेम है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है इसके लेखक है, बुद्धू का कांटा, और उसने कहा था बहुत ही प्रसिद्ध उनकी जो है रचनाएं हैं, काफ़ी ख्याति मिली है उन चंद्रधर शर्मा गुलेरी को इनसे। उसके बाद अगला देखिए, इनमें से आंचलिक कहानी कौन सी है। आंचलिक मतलब ग्रामीण पृष्ठभूमि से। सती, 34वां प्रश्न हमारा, सती अपना अपना भाग्य बहादुर पंच लाई। अब यहाँ पर सती बहादुर ये तो दोनों नहीं है, अपना अपना भाग्य और पंचलाई, तो इसका डी ऑप्शन रहेगा। पंचलाई जो है वो ग्रामीण अंचल की कहानी है, आंचलिक कहानी है इसमें, 34वें का डी। 35वें का क्षण बोले कण मुस्काए किस विधा की रचना है। देखिए हमारे जो नहीं इस जिसकी भी ये रचना है, ये मैं बता देती हूँ आपको, ये लेखक 10वीं के सिलेबस में है, और इसलिए ये रचना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है हमारी कि ये किसकी रचना है। ये यूँ भी बन जाती है और ये इसलिए भी बन जाती है कि इसके किस विधा के अंतर्गत आती हैं।
क्षण बोले कण मुस्काए 35वां प्रश्न हमारा। तो ये एक रिपोर्टाज है हिंदी में, जैसे इंग्लिश में रिपोर्ट होती है, हिंदी में इसी प्रकार रिपोर्टाज लिखे जाते हैं। लिखे तो कम गए हिंदी में रिपोर्टाज, लेकिन लिखे गए, हम ये नहीं कहते नहीं लिखे गए। तो क्षण बोले कण मुस्काए ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जो है वो क्या है, रिपोर्टाज है। उसके बाद आगे चलिए, चेतना के बिंब के लेखक कौन है, यानी कि चेतना के बिंब किसकी रचना है। नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, सुमित्रानंद पंत, डॉक्टर नगेंद्र। चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र की है, इसका ऑप्शन भी 36वें का डी रहेगा हमारा, ये डी ऑप्शन आएगा। प्लाट का मोर्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई लोग तो कहते हैं कि इसका अपने आप में ये एक प्लाट का मोर्चा है ना, पहला रिपोर्टाज था। अब इसके लेखक का नाम जो है वो क्या है, शमशेर बहादुर जो है इसके लेखक का नाम है, बी ऑप्शन रहेगा। शमशेर बहादुर भी इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि 10वीं के सिलेबस में उनका भी जिक्र है, तो इसलिए उनको भी हम अच्छे से करेंगे, शमशेर बहादुर सिंह को भी। उसके बाद 38वां प्रश्न देख लीजिए हमारा क्या है, इसमें अज्ञेय की कृति कौन सी है, हमें अज्ञेय की रचना ढूंढनी है। अज्ञेय जी ने तीनों सप्तकों का जो है वो संपादन किया, पहला सप्तक नातार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। तो इस प्रकार सप्तकों के लेखक है हमारे, संपादक है अज्ञेय जी। यहाँ पर अज्ञेय की मृत्युंजय रविंद्र, स्मृति रेखा, स्मृति की रेखाएं, अतीत की परछाई। ठीक है, इसको कर देते हैं हम इधर और हमारे प्रश्न देखते हैं हम आराम से इधर। मृत्युंजय रविंद्र प्रश्न नंबर हमारा 38वें का उत्तर क्या है, हम पहले तो ये देख लेते हैं। अज्ञेय किसकी है, स्मृति रेखा जो है वो अज्ञेय की रचना है। 38वें का ऑप्शन हमारा रहेगा बी, स्मृति रेखा। मृत्युंजय रविंद्र किसकी रचना है, अगर मृत्युंजय रविंद्र की हम बात करें तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, मृत्युंजय जो है वो रविंद्र महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, ये किसकी है, ये महादेवी वर्मा की है। और यदि हम बात कर लेते हैं अतीत की परछाई, तो ये राय उपेंद्र प्रसाद की है। अतीत की परछाई के लेखक का नाम है राय उपेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर स्मृति रेखा जो है वो किसकी है, अज्ञेय की है। तो अगला देख लीजिए प्रश्न हमारा क्या कहता है, ठेठ हिंदी का ठाठ किस लेखक की औपन्यासिक कृति है, यानी कि ठेठ हिंदी का ठाठ किस औपन्यासिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ठेठ हिंदी का ठाठ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ, ए ऑप्शन रहेगा 39 का। उसके बाद प्रश्न नंबर 40 पे पहुंचते हैं, कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनमें से कौन सा उपन्यास नहीं, मानस का हंस अगर हम बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। कौन सा नहीं है, मानस का हंस। अनामदास का पोथा इन्होंने लिखा, बाणभट्ट की आत्मकथा इनका, पुनर्नवा इनका है। तीनों उपन्यास काफ़ी फेमस है और ये बहुत कई बार पेपरों में टच भी किए जाते हैं इनको। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 उपन्यास, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा और बाणभट्ट की आत्मकथा यहाँ दिए गए हैं। एक चौथा 40वां पूछा गया है, एक इसका है मानस का हंस जो है वो अमृतलाल का है, अमृतलाल नागर का, और ये तुलसी के जीवन पर है। मानस का हंस तुलसीदास जी के बारे में है और इस प्रकार इसका ऑप्शन रहेगा ए। अब 41वां आज ये एक में 4 प्रश्न आ गए हमारे। 41वां प्रश्न भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, यानी कि कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है, उस आधार पर ये हमारा अगला प्रश्न है। हाड़ौती कहाँ बोली जाती है, आपको पता होगा। हाड़ौती नाम है जो राजस्थानी जयपुरी का भी है, तो जयपुरी किस में आती है, ये हमारी राजस्थान में आ जाएगी। बघेली, गढ़वाली और कनौजी। अब बघेली कहाँ बोली जाती है ये देखिए, और गढ़वाली कहाँ बोली जाती है और कनौजी कहाँ बोली जाती है। अब बघेली बोली जाती है, कौन सा प्रश्न हमारा ये है, प्रश्न नंबर 41वां, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है बघेली आती हमारी मध्य प्रदेश में, कहाँ बोली जाती है, मध्य प्रदेश में। पहले हमने देखना है, पहले हाड़ौती राजस्थान, ए का 3 दोयों में है और फिर बी का 4 भी दोयों में है। तो अब सी जो ऑप्शन है वो करेगा हमारा इसका निर्णय कि इसका हमारा कौन सा आएगा। अब सी ऑप्शन जो है वो गढ़वाली कहाँ बोली जाती है, गढ़वाली बोली जाती है उत्तराखंड में, यानी कि सी का 1 रहेगा। तो सी का 1 सी में है, तो इसका ऑप्शन हमारा रहेगा ये, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसकी कहाँ कहाँ है। गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड में है। हाड़ौती कहाँ बोली जाती है, हाड़ौती बोली जाती है ये राजस्थान में आ जाएगी हमारी, ठीक है, ये इधर आ गई राजस्थान में। और बघेली जो है
वो कहाँ बोली जाती है, इसका 4 मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये आ जाएगा। और गढ़वाली जो है वो कहाँ बोली जाती है, उत्तराखंड में बोली जाती है। और कन्नौजी जो है वो कहाँ बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में बोली। हरियाणा में तो बांगरू बोली हरियाणा की है नहीं इसमें, तो ऑप्शन रहेगा हमारा 1 का 4 और 2 का 1 का 3, 2 का 4 और 3 4 1 2। अब 3 4 1 2 किस में है हम देख लेते हैं। 3 4 1 2 इसका ऑप्शन सी उत्तर हमारा सही रहेगा, ये आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए अगला 42वां प्रश्न हमारा फिर सूची से मूलन वाला आ गया, यानी कि 1 में 4 प्रश्न आगे हमारे यहाँ पे 42वां। रस है, बड़ा प्रिय विषय रहा है अलंकार और रस मेरा, और मैंने बड़े विस्तार पूर्वक और बड़े अच्छे तरीके से इन दोनों को करवाया हुआ है। अगर आप YouTube चैनल पे जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको इनके अलग से वीडियो मिलेगी। पिछली वीडियो में बहुत कुछ किया हुआ है, अगर आप रेगुलर करते रहें। और एक कई बार क्या होता है हमारे कुछ देखने वाले जो है ना, एक चीज़ देख लेते हैं फिर स्किप कर देते हैं, फिर देख लेते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं। जब तक आप पूरा पार्ट नहीं देखोगे, पूरा चैप्टर कि इसमें क्या पढ़ाया गया है और क्या है, तब तक समझ नहीं आएगी। वो तो टाइम पास करने वाली बात हो जाती है फिर। तो ये मैं उपदेश नहीं दे रही, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि बड़े अच्छे से मैंने सारे लेक्चर तैयार किए हैं, उनको अच्छे से देखिए, आपको फ़ायदा होगा। कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगने आपके इनके। तो आगे देखिए 8 प्रकार के जो है हमारे भरत मुनि जी ने स्थायी भाव माने थे। और यहाँ पर एक तरफ तो रस दिए गए हैं, जैसे हमारे जो है ये सॉरी इधर तो रस है, ये हमारे रस है, और ये जो है वो स्थायी भाव है। तो हमें देखना है कौन से स्थायी भाव से कौन सा रस उत्पन्न होता है। भरत मुनि जी ने 8 स्थायी भाव माने थे, उन्होंने निर्वेद को स्थायी भाव नहीं माना था, जो शांत रस का स्थायी भाव है। तो उन में से 4 का जिक्र है यहाँ पे। श्रृंगार रस, जब श्रृंगार किसी भी रूप में हो, श्रृंगार मतलब रति भाव जब होता है तब श्रृंगार रस होता है, यानी कि ये रति भाव आता है उसमें। रति मतलब प्रेम, प्रेम का मतलब जो अंदर से किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो ममत्व रूप में हो, चाहे वो भक्त के रूप में हो, चाहे वो अशरीरी प्रेम हो, चाहे किसी भी प्रकार का प्रेम हो। जब प्रेम भाव होता है तो रति हमारे हृदय में स्थायी भाव होता है, उसी के कारण प्रेम जागृत होता है और उसी से श्रृंगार रस बनता है। आगे श्रृंगार के 2 पार्ट आ जाते हैं, संयोग और वियोग, ये पूरा मैंने करवाया हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ से। उसके बाद अगला आता है हमारा रौद्र। रौद्र का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ हम क्रोधित होकर करते हैं, रौद्र रूप धारण कर लिया। कई बार हमने कहा है कोई क्रोधित हो जाता है तो हम बोल देते हैं कि इन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। तो स्थायी भाव कौन सा रहता है, रौद्र में क्रोध का रहता है, ठीक है। अब आता है हमारा विभत्स। विभत्स का स्थायी भाव जो है जुगुप्सा होता है, जो गली सड़ी इच्छा होती है, जैसे उसको हम जुगुप्सा भाव कहते हैं। तो विभत्स जो है रस, ये देखिए एक होता है वीर रस, एक होता है रौद्र रस, एक होता है विभत्स रस। 1 2 3 अगले अगले पायदान पे चढ़ते जाते हैं। ये रस वाली में मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, वहाँ से देख सकते हो आप। उसके बाद आता है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव जो है शोक का भाव होता है। जब हृदय में शोक का भाव उत्पन्न हो तो यानी कि दुख भी कई बार इसको दे दिया जाता है, तो वो तब होता है करुण। तो इस प्रकार हमारा पहला जो है वो 5वें से मिल गया, दूसरा है वो चौथे से मिल गया, 5 4 और तीसरा 1, 5 4 1 2। तो देख लेते हैं इसमें 5 4 1 2 किसका है ऑप्शन। 42वें का हमारा ए ही रहेगा, इसका ऑप्शन ये ए में ही है, 5 4 1 2 ये ए ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। उसके बाद अगला देख लेते हैं 43वां प्रश्न क्या कहता है। उत्तरकाशी पर व्यास सम्मान किस लेखक को मिला है। उत्तरकाशी रचना है और उस पर बात हो रही है व्यास सम्मान की। व्यास सम्मान किस लेखक को मिला है। हिंदी का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद बहुत बड़ा सम्मान है व्यास सम्मान। तो इसकी बात करें हम 43वें का, केदारनाथ सिंह की रचना है उत्तर कबीर, इस पर इन्हें मिला है व्यास सम्मान। तो इसका उत्तर रहेगा हमारा सी केदारनाथ। 42वें का उत्तर 43वें का उत्तर रहेगा हमारा सी। उसके बाद अगला देख लेते हैं 44वां प्रश्न क्या कहता है हमारा। 44वां प्रश्न देख लीजिए। इन रसों एवं स्थायी भावों की सूचियों को सम्मिलित कीजिए। ये हमारा उल्ट पुल्ट करके दे दिया, 1 2 रस इसमें अलग है, वही आ गया हमारा। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, ये तो मैंने अभी भी बताया है आपको। करुण रस का स्थायी भाव है शोक, विभत्स का है जो स्थायी भाव है जुगुप्सा, और रौद्र का क्रोध है, और अद्भुत का विस्मय है। तो इस प्रकार के करके जुड़ जाएगा ये। पहले का जो है वो क्या आ जाएगा डी, और दूसरे का सी, और तीसरे का बी, डी सी बी ए, इस प्रकार करके जो है वो इसके ऑप्शन आ जाएंगे हमारे। देख लेते हैं इसमें क्या है इसका, डी सी बी ए किस में आता है, डी सी बी ए ये आ गया
इधर बी ऑप्शन रहेगा, इसका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला देख लीजिए, अंतिम प्रश्न है हमारा, भट्टनायक ने किसका साधारणीकरण माना है। भट्टनायक ने साधारणीकरण का सिद्धांत दिया था। नायक, नायक मतलब नेता, नेता मतलब जो चीज़ों को साधारण बना देता। मैंने आपको पहले भी बताया था सॉरी कि इसकी एक ट्रिक है जिसके जरिए हम याद कर सकते हैं। तो भट्टनायक ने किसका साधारण, उन्होंने विभावाद, अनुभवा, विभावा आदि, अगर आप रस की वो पंक्तियां याद हो तो आपका रस निष्पत्ति सिद्धांत है, ए विभावों का इन्होंने साधारणीकरण किया है। तो इस प्रकार दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहिए और पढ़ते रहिए और लगातार जो है अपना दोस्तों को भी दिखाते रहिए और सब्सक्राइब अवश्य करें। कोई समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में दें। धन्यवाद।